हम्म, बताइए। सर C1 और C4। और A5, C2, A1, ABCD दिया था ना। हम्म, so यस सर। C4, C4 हो गया। यही था। पार्ट 2 का बताओ। पार्ट 2 का कि पार्ट 1 का B2? पार्ट 1 का B2। D2, पार्ट 1 पार्ट 1 में और बताइए। ठीक है, पार्ट 2 में बताइए। A3, पार्ट 2 में E3 A3, A3, A3। B2 और B3, और बताइए। सर C4 और C5, C2, C1, ठीक है, चलिए पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर A1। Figure shows a circular path taken by a particle. If the instantaneous velocity of the particle is this, through which quadrant is the particle moving when it is traveling clockwise and counterclockwise? तो अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा मतलब ऐसे, तो इसका एक कंपोनेंट क्या है, पॉजिटिव, एक नेगेटिव है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसका मतलब ये इधर कहीं जा रहा है, इसका एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस है, अलोंग द वाई एक्सिस है। तो पहले वाले केस में कौन से क्वाड्रेंट में हुआ, फर्स्ट में। ठीक है, फिर अगर मैं इसकी बात करूं, एंटी क्लॉकवाइज अगर जा रहा है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ। कैसे, एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट B2। सॉरी, A5B। The length of second's hand in watch is 1 centimeter. ये वॉच है, इसकी लेंथ मान लेते हैं L है, जो कि L इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकंड। तो अभी इसकी वेलोसिटी किधर है, क्योंकि ऐसे सर्कल में जा रहा है ना, तो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है और इसकी वेलोसिटी इधर है। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो सेकंड है, सेकंड जो का जो सेकंड्स हैंड है, यानी वो कितने टाइम बाद वापस लौट के आता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 60 सेकंड होता है। तो उसका ओमेगा क्या हो जाएगा, 2 पाई/कैपिटल T हो जाएगा, यानी 2 पाई/60 हो गया, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा। तो इसका एल दिया तो इसकी वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी अपने को, तो v इक्वल टू ओमेगा एल हो जाएगा। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v_i है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि इधर डाउनवर्ड है ना, तो ये -v_j है।
है ना। तो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है, तो डेल्टा v वेक्टर इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल वेक्टर कर लोगे। We also find out the magnitude of average acceleration. तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, तो v एवरेज इक्वल टू v फाइनल वेक्टर माइनस v इनिशियल वेक्टर डिवाइड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल, है ना। तो t फाइनल माइनस t इनिशियल कितना है, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो ऊपर से निकाल लोगे डिवाइड बाय 15 सेकंड, है ना। आंसर ठीक है, तो लिख लीजिए। तो A1 हो गया, A5 हो गया, नेक्स्ट है B2। लिख लिया, हाँ सर। नहीं सर, एक मिनट। लिख लीजिए। सर इसमें हम v की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। मतलब मिल गया ना v की वैल्यू, यहाँ से ओमेगा पता है, एल पता है, ये ना एल 1 सेंटीमीटर है ना, ओमेगा ये दिया तो रखा है आपको। यस। लिख लिया। यस सर। नेक्स्ट है B2। Car is moving with speed 30 meter per second on a circular path of radius. Its speed is increasing at the rate of this. यानी dv by dt, ये क्या है, इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो दिया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस तरह से सर्कल में घूम रही है कार, किसी इंस्टेंट पे मान लो यहाँ कहीं है, इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है इस इंस्टेंट पे 30 मीटर पर सेकंड है ना। इसका रेडियस दिया हुआ है 500 मीटर है। Its speed is increasing at the rate of this. What is the acceleration of the car at that moment? तो हो जाएगा 80 तो पता चल ही रहा है, इधर है ना, और इधर AC है, तो AC कितना होता है, v स्क्वायर बाई आर होता है। 80 इधर दे रखा है, तो नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है वो, AC का होल स्क्वायर प्लस 80 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। AC क्या है, v स्क्वायर बाई आर का होल स्क्वायर प्लस 80 कितना है, तो 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सॉल्व कर लो, उसमें क्या है। लिख लीजिए इसको। C1 C1 C2 C4 D2 लिख लीजिए।
सर हो गया। Small sphere of mass सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। तो ये क्वेश्चन था C1, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है। ऐसे क्वेश्चन हमने एक नहीं 3-4 क्वेश्चन किए हैं। तो वर्टिकल कंपोनेंट को कौन बैलेंस कर रहे हैं? mg। और टी का और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है t sin थीटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये हमने यहाँ कर दिया, तो यहाँ से ओमेगा मिल गया। और साइन थीटा क्या होगा यहाँ? परपेंडिकुलर, यानी r/l इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा मिल गया तो कॉस थीटा मिल जाएगा, तो आपको टी भी मिल जाएगा। ठीक है ना, कर लोगे ना? लिख यस लीजिए। सर। नेक्स्ट इज C2, लिख लो इसको।
लिख लिया? हाँ सर। नहीं सर एक हो गया सर। C2. Motorcyclist wants to drive on the vertical surface of wooden wheel of radius this in horizontal plane. ये ऐसा है मतलब. Find the minimum value of coefficient of friction between the tires and the wall of the wheel. तो ये मोटरसाइकिलिस्ट वाला ऐसे सर्कल में घूम रहा है, तो यहाँ ही मान लो तो वर्टिकल वॉल है, तो सिंपल सी बात, इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा, ये नॉर्मल ही है जो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है इसको, mg, तो वर्टिकली यहाँ फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाए म्यू एन, यानी म्यू एन इक्वल टू हो जाए mg, और ये इसको घुमा रहा है ना, तो मैं क्या बताना है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, स्पीड इसका दे रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, इसका मतलब नॉर्मल क्या हो गया, mv स्क्वायर बाई आर, जो कि इसकी रेडियस है, म्यू mv स्क्वायर बाई आर इक्वल टू mg, यानी म्यू इक्वल टू आ गया m से m कट गया तो जी आर बाई वी स्क्वायर, ये आ जाएगा, लिख लो इसको। नेक्स्ट इज C4। हो गया? हाँ सर हो गया। Ceiling fan has a diameter of the circle through the outer edges of the three blades, यानी सीलिंग फैन ऐसा ही है।
सर आवाज नहीं आ रहा है। तो अपने को यहाँ पहले तो इसका रेवोल्यूशन आरपीएम दिया हुआ है, यानी रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, यानी फ्रीक्वेंसी अपने को दिया हुआ, तो रेवोल्यूशन पर सेकंड निकाल के हमने ओमेगा निकाल लिया 2 पाई एफ। तो इसने पहले में पूछा है कि इस पर व्हाट इज द नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या है, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है ओमेगा से, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर होगा ना, तो वो ये आ जाएगा। अब इसी फैन, क्योंकि फैन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, तो वर्टिकली पार्टिकल उसके ऊपर ब्लेड पे रखा है, तो डाउनवर्ड उसको क्या लग रहा है, mg लग रहा है, और ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है। तो वो ये भी पूछ रहा है वो एक्सर्ट दिस फोर्स ऑन द पार्टिकल, तो ब्लेड कर रही है, ब्लेड लगा रही है। दूसरा, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड इन द प्लेन ऑफ मोशन। अच्छा, प्लेन ऑफ मोशन, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड इन द प्लेन ऑफ मोशन, वो तो यही है फिर, ये तो रिजल्टेंट फोर्स में नहीं है, फिर यही आंसर है। प्लेन में क्या कह रहा है ना, तो क्योंकि अगर वो कहता है कि पार्टिकल ब्लेड पर कितना नेट फोर्स लगा रहा है, तब नॉर्मल भी काउंट करेंगे और ये फोर्स भी काउंट करेंगे, तब ये हो जाएगा, है ना। ये कौन सा फोर्स हुआ भाई, अगर प्लेन में पूछ रहा है तब तो यही आंसर है। ओके, है ना, एम ओमेगा स्क्वायर आर। और अगर कहता है कि फोर्स एक्सर्ट बाय पार्टिकल, फोर्स मतलब, है ना, हाँ सर। तो ये आ जाएगा हमारे पास में, हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड। अगर ये पूछ रहा है, ये नहीं कहता इन द प्लेन ऑफ मोशन, ये नहीं कहता, केवल ये कहता हाउ मच फोर्स डज द पार्टिकल एक्सर्ट ऑन द ब्लेड, तब ये आंसर है। तो फोर्स exerts by the particle on blade, तो ये हो जाएगा। और प्लेन में कहा तो फिर यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लिख लो। आवाज आ रही है मेरी? सर आ रही है। हो गया लिख के सर। नहीं सर, एक मिनट। लिख लिया? हाँ सर लिख लिया।
नेक्स्ट है D2। सर हाँ बोलिए। सर उसका आंसर अलग आ रहा है किसका? सर। ये C4 का किस चीज को सर। लेकर? सर मतलब वैल्यू पीछे आंसर में उन्होंने अलग दिया है। क्या दिया आंसर? सर पीछे बताओ। 14.8 न्यूटन आता है। हाँ तो इससे निकालो ना फॉर्मूले से, ये आंसर होगा ना वो। यही किया आपने? हाँ सर मैंने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया अभी। हाँ आंसर तो यही है लेकिन। ठीक है, देखो कैसे। एम कितना है इसका? 10⁻³ ओमेगा 50 पाई का होल स्क्वायर इंटू आर कितना है? 60 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो 2500 पाई स्क्वायर इंटू 60 इंटू 10⁻⁵ तो मल्टीप्लाई करते हैं, रुको। आंसर तो ये गलत भी तो दे सकता है। तो 14.78 यानी इसका आ रहा है, लगभग आ रहा है 14.78 के करीबन आ रहा है, 789 न्यूटन। ये आ तो रहा है। बोलो। हाँ सर सॉरी वो शायद मेरी गलती होगी। कोई बात नहीं है, गलती। कैलकुलेशन में ध्यान रखो, बस यही है। नेक्स्ट हमारे पास में है D2 ना। D2 में क्या कह रहा है, देखो ये। Particle is projected with initial speed u and at an angle theta with the horizontal. तो यहाँ से इसको u स्पीड से भेजा जा रहा है, ये एंगल थीटा है। जब यहाँ पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? ये डाउनवर्ड क्या लग रहे हैं g, ये हॉरिजॉन्टल है। Particle is projected with the initial speed u at an angle theta with the horizontal. What is the radius of curvature of the parabola traced out by the particle projectile at a point where the particle velocity makes an angle theta by 2? ये एंगल थीटा बाई 2 है। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले u के टर्म में आंसर है यहाँ, तो ये हो जाएगा v cos थीटा बाई 2, और ये इक्वल टू कितना होगा, क्योंकि u cos थीटा तो चेंज करेगा नहीं, तो हो गया u cos थीटा। तो अपने को यहाँ से v मिल गया, तो v कितना मिल गया, u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2, ये v आ गया। अब ये नेट वेलोसिटी देखना होता है और उसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखेंगे, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा बाई 2, तो एंगल कितना हो गया, थीटा बाई 2। तो g cos थीटा बाई 2, तो v और g, यानी हमारे पास फॉर्मूला है r इक्वल टू v नेट का होल स्क्वायर बाई AC। तो v नेट यानी आ गया u cos थीटा बाई cos थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई AC। AC कितना है यहाँ, g cos थीटा बाई 2। तो r इक्वल टू कितना आ गया, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई g cos क्यूब थीटा बाई 2। यही आंसर है। ठीक है, ये लिख लो।
चलो पार्ट 1 ही करेंगे, पढ़ लेते हैं। मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला करवा देता हूँ आपको। हो गया सर। हो गया ना? तो नेक्स्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी एक तरह से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में ये है ना वर्टिकल सर्कुलर, और ये पॉइंट O है जिसके अबाउट, यानी ये एक बॉब है और ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ में स्ट्रिंग या रोप या थ्रेड या वायर ये ले रहा हूँ, और यहाँ हमने इसको लोवेस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी u दिया। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है। अब ये केस ऐसा है कि इसमें जैसा B पे होगा वैसा D पे भी होगा। ठीक है, जैसा A टू B में होगा वैसा D टू A में होगा, जैसा B टू C में होगा वैसे C टू D में होगा। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको हमने वेलोसिटी दिया तो ये पार्टिकल वर्टिकल सर्कल में घूम रहा है। ओके, तो ये रेफरेंस हमारे पास में यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल चेंज 0 है। तो मान लो किसी टाइम t बाद यहाँ कहीं पहुंच जाता है और ये एंगल थीटा है और इसकी वेलोसिटी इधर क्या है, v है। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। एक तो टेंशन लग रहा है, तो मान लेते हैं कि ये पॉइंट P है मान लो, तो इसको मैंने मान लिया कि TP टेंशन है, और डाउनवर्ड क्या लग रहा है, mg लग रहा है। तो आप देखो यहाँ टेंशन की वजह से वर्क क्या होगा, 0 होगा। ये पहले बात कर चुके हम लोग, क्यों, क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो उस केस में उसका वर्क क्या होगा, 0 होगा। तो सिर्फ mg वर्क कर रहा है। जब mg वर्क कर रहा होता है, सिर्फ mg वर्क कर रहा है, तो इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है यहाँ। ठीक है, तो हम लोग एक तो ये कंजर्व करवा देंगे। तो ये जब यहाँ पहुंचेगा तो ये वर्टिकल हाइट देख लेते हैं इसकी। तो ये कितना है हमारे पास में, अगर इसकी लेंथ में L ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये L cos थीटा, यानी स्ट्रिंग की लेंथ में L ले रहा हूँ, तो फिर ये कितना हो गया यहाँ, तो ये हो गया L माइनस L cos थीटा। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी A और P के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस काइनेटिक एनर्जी एट A इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस काइनेटिक एनर्जी एट B। इनिशियल पोटेंशियल 0 प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है इसका, हाफ mu स्क्वायर इक्वल टू mg L माइनस L cos थीटा प्लस हाफ v स्क्वायर, है ना। इसको मैं VP मान लेता हूँ, पॉइंट P पर है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, तो आप देखोगे कि v स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा
यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमारे पास में, या VP इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर रूट, ये VP आ गया। अब यहाँ देखो हमने क्या बात किया था कि कोई भी पार्टिकल अगर सर्कल में घूमेगा तो हम लोग यहाँ सारे फोर्सेस को जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में रोटेट कर रहा है उसके परपेंडिकुलर वाले फोर्सेस तो बैलेंस होने ही चाहिए, लेकिन उस प्लेन में जितने भी फोर्सेस हैं उनको कैसे रिजोल्व करेंगे? क्या बताया था, कैसे रिजोल्व करने को कहा? टेंजेंशियली और रेडियली। टेंजेंशियली और रेडियली, है ना? कैसे करना है? टेंजेंशियली और रेडियली, यानी इसका मतलब टी को तो रिजोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, केवल mg को करना है, तो mg को रिजोल्व कर लेंगे हम लोग ऐसे। तो वो अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा ही तो होगा। तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा यहाँ? ये कंपोनेंट आ जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा। तो कितना आ गया है? mg sin थीटा। तो नेट फोर्स टू द सेंटर क्या लिखोगे आप? TP माइनस mg cos थीटा इक्वल टू MVP का होल स्क्वायर बाई L, ये आ जाएगा। तो यहाँ से TP क्या मिल गया अपने को? तो ये आ गया mg cos थीटा प्लस m बाई L, और VP का होल स्क्वायर क्या है यहाँ? U स्क्वायर माइनस 2GL 1 माइनस cos थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा mu स्क्वायर बाई L प्लस mg cos थीटा माइनस 2mg 1 माइनस cos थीटा। ये हो गया हमारे पास में mu स्क्वायर बाई L, ये TP इक्वल टू, और ये अंदर जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 3, यानी mg को बाहर लेंगे तो हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 2। ये आ जाएगा हमारे पास में TP। और ये आ जाएगा हमारे पास में VP। तो ये लिख लो पहले। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। लिख लिया है? नहीं सर 2 मिनट। लिख लिया आराम से। तो ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या मतलब एप्लीकेशन है, तो पढ़ चुके कॉन्सेप्ट हम लोग पहले। अच्छा, इससे में अगर आपसे कहा कि कही जाए कि इस इंस्टेंट पर mt की मतलब at कितना है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो m@, इक्वल टू आप लिखोगे माइनस mg sin थीटा, यानी यहाँ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है माइनस g sin थीटा, अपोजिट है वेलोसिटी इसलिए माइनस ले रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इसका।
हो गया सर। सर थोड़ा सा नीचे लीजिए। नीचे तो ले रखा है, कहाँ, किधर का देखना आपको, फिगर सर नहीं सर, लास्ट का थोड़ा सा। नहीं नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन विजिबल हाँ है सर। सर, हाँ सर, हाँ। सर हो गया लिख के। अब यहाँ देखो, एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीपी मिल गया, यानी जनरल पॉइंट पी का अपने को वेलोसिटी मिल गया और टेंशन मिल गया। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एट पॉइंट ए। तो जब पॉइंट ए की बात करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, वहाँ 0 डिग्री होगा कि नहीं होगा? 0 डिग्री होगा तुम्हारा को। तो आप देखो इसमें क्या आ रहा है, देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा 0, यानी वी ए इक्वल टू क्या आ गया, यू आ गया ना। तो टी ए कितना आ जाएगा वहाँ, तो ये आ जाएगा एम यू स्क्वायर बाई एल, और ये कितना हो गया, प्लस एम जी आ गया ना। ये बात समझ में आई, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो 1 होगी ना। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी तो यू था ही सही, लेकिन टेंशन कितना है वहाँ, एम यू स्क्वायर बाई एल प्लस एम जी। ये बात, ये लॉजिक समझ में आ रहा भाई? मैंने कुछ नहीं हाँ कर रहा हूँ सर। मैं, हाँ इसमें रख रहा हूँ मैं। पॉइंट बी पे चले जाओ। तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। थीटा डिग्री तो cos 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, रख दो वहाँ। तो कितना आ रहा भाई हमारे पास में, तो ये आ गया वी बी इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gl का स्क्वायर रूट। तो टी बी कितना आ गया, टी बी आ गया एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 2gl माइनस m2mg। ये बात समझ में आ गई? फॉर्मूला में रख यस। रहा हूँ मैं, कुछ नहीं कर रहा मैं। जो फॉर्मूले दिए ना, ये एक तो ये दिया और एक ये ऊपर दिया है। नेक्स्ट, अच्छा ये पॉइंट डी का भी हो जाएगा। पॉइंट बी और डी का एक ही है। फिर है पॉइंट सी। तो थीटा कितना है वहाँ, 180 डिग्री है। तो cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो ये क्या हो जाएगा, वी सी का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये कितना हो गया, यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4gl का स्क्वायर रूट। ठीक है ना। वी सी मतलब वी सी इक्वल टू, तो टी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी सी इक्वल टू कितना हो गया, तो एम यू स्क्वायर बाई एल माइनस 5mg हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो टी ए माइनस टी बी करेंगे हम लोग।
तो टी ए माइनस टी बी क्या आ रहा है, 3 mg आ रहा है। टी बी माइनस टी सी करेंगे, टी बी माइनस टी सी करेंगे, क्या आ रहा है, 3 mg आ रहा है। टी ए माइनस टी सी करेंगे तो कितना आ रहा है देखो, टी ए माइनस टी सी करेंगे तो 6 mg आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि टी ए ग्रेटर देन टी बी एंड टी बी ग्रेटर देन टी सी, यानी जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो सबसे कम टेंशन कहाँ मिलेगा, ए पॉइंट पे मिलेगा। तो टी मिनिमम सॉरी सी पे मिलेगा, तो टी मिनिमम कहाँ है, टी सी, और टी मैक्स कहाँ है, टी ए। ठीक है, लिख लो। सर वेलोसिटी और टेंशन का फॉर्मूला याद करना है। मेन तो कॉन्सेप्ट जो याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं रखना है। ठीक है, ओके सर। हो गया सर, लिख के। लिख लिया सबने? नहीं सर। हो गया सर। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें मिनिमम speed is required at lowest point A to just complete the vertical circle। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए आप यहाँ, आप ए पॉइंट इसका जाइए, देखो इसका सी पॉइंट पर जाइए, आप देखो अगर यहाँ वेलोसिटी, अगर मैं √4 लेता हूँ, ध्यान से समझिएगा, देखो अगर √4 में u इक्वल टू √4 लेता हूँ तो आप देखो टीसी क्या मिल रहा है आपको, नेगेटिव मिल रहा है। ये बात समझ में, पहले तो रखिए देखो इसमें कि u इक्वल टू, अगर √4 लिया, मान लो जैसे यहाँ बताता हूँ मैं आपको, u इक्वल टू √4 लिया तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी तो 0 हो रही है सी पर, लेकिन टीसी क्या आ रहा है, -mg आ रहा है। आप ये बताइए मैंने लिया क्या था यहाँ शुरुआत में, मैंने ये लिया है, क्या लिया है, ये लिया है।
तो स्ट्रिंग टेंशन नेगेटिव होने का मतलब क्या? स्ट्रिंग में टेंशन अगर नेगेटिव होने का मतलब तो है कि स्ट्रिंग स्लैक हो गई है। तो स्लैक हो गई तो स्ट्रिंग इसको किधर फोर्स टेंशन लगा रही है? पीछे की तरफ लगा रही है, ये मतलब हुआ ना। तो ऐसा हो सकता है क्या? स्लैक होने के बाद तो टेंशन क्या हो जाता है? स्ट्रिंग में जीरो ही होता है। यानी जब आप उसको टॉट करते हो तभी स्ट्रिंग में टेंशन आता है। ये मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी लोवेस्ट पॉइंट पर यह वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं है। हरी बात समझ में? इसका मतलब ये हुआ कि लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी चाहिए, क्योंकि टी मिनिमम ये है, यानी अगर √5 GL के इक्वल है ना, तो मिनिमम स्पीड इज रिक्वायर्ड एट लोवेस्ट पॉइंट ए टू जस्ट कंप्लीट द वर्टिकल सर्कल। तो यानी मतलब ये हुआ कि जो टी सी है वो जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होने का मतलब हुआ कि इस इक्वेशन से अपने को वैल्यू मिलेगी, यानी mu²/L सर साउंड नहीं आ रहा है। अभी आवाज आ रही मेरी? यस सर, अभी आ रहा सर है। है ना। तो मिनिमम स्पीड ये था हमारे पास में, क्लियर। तो मिनिमम स्पीड कितनी आ जाएगी? √5 GL। तो उस केस में टी सी क्या हो जाएगा? जीरो, है ना। यानी हाईएस्ट पॉइंट पर टी सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो जब भी स्ट्रिंग या वायर या थ्रेड या रोप होगा, तब उस केस में टेंशन हम लोग क्या करेंगे? जस्ट जीरो कर देंगे। उसके करस्पॉन्डिंग लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो √5 GL होगी, जहाँ एल क्या है? रेडियस है उस सर्कल की, ठीक है। और हाईएस्ट पॉइंट पर उस कंडीशन के लिए बीसी क्या मिलेगा? √GL मिलेगा। यानी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, ये लिख लीजिए।
हो लिख गया लिया निखिल। है ना। अब Yes, कुछ yes, केसेस sir. से हाँ सर 1 मिनट। हाँ लिख लीजिए। यस सर, हो गया। अब कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करें है ना। तो पहला ऐसे कुछ केसेस यहाँ डिस्कस करूंगा मैं। तो पहला केस है इफ यू ग्रेटर देन, अगर √5gl हुआ तो कहीं भी वेलोसिटी 0 नहीं होगी, टेंशन 0 नहीं होगा। हरी बात सुन में, क्योंकि मिनिमम कितना है √5gl है, तब हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इस केस में अगर u ग्रेटर देन √5gl है तो क्या होगा, पार्टिकल ऑलवेज completes vertical circle. Particle always completes vertical circle, है ना। And throughout the motion velocity and tension force will not be 0। ठीक, सुन में आया पॉइंट। दूसरा, if u equal to √5gl, particle just completes the vertical circle and tension force at highest point C will be 0, but velocity will never be 0 anywhere। ओके, ये 2 पॉइंट लिख लो पहले। हो गया सर। लिख लिया। नहीं सर, एक मिनट। हाँ सर, हो गया। अब यहाँ देखो थर्ड केस है, if u greater than √2gl and less than
5 GL। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? बी पॉइंट पे जाओ, देखो बी पॉइंट पे देखो, यहाँ देखो आप कि √2GL रख के देखो आप, इसमें VB भी 0 हो रहा है, TB भी 0 हो रहा है। इसका मतलब अगर U की वैल्यू √2GL से ज्यादा है तो B को क्रॉस कर जाएगा पार्टिकल, पॉइंट B को। पॉइंट B कहाँ है? पॉइंट B यहाँ है, और पॉइंट C यहाँ है, और पॉइंट D यहाँ है, ये पॉइंट A यहाँ है। हाँ, बात सुन मारी? क्यों लिया मैंने √2GL? हाँ यस सर। हाँ, तो ऐसा है तो क्या होगा? पार्टिकल will cross the point B but will never but reach to point C, and after crossing the point B, after crossing the point B, somewhere between मेरी आवाज आ रही ना? हाँ सर आ रही है। Somewhere between B and C, tension force will be 0, but velocity will not be 0, and particle will leave the circular motion and starts doing projectile motion. मतलब क्या होगा, पहले समझा देता हूं मैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, हमने इसको यहां से वेलोसिटी दिया U, तो ये यहाँ कहीं जाके यहाँ जैसे पहुंचेगा, यहाँ कहीं मतलब ऐसे कोई पॉइंट होगा, लेकिन B और C के बीच में पॉइंट है वो, तो यहाँ टेंशन क्या हो जाएगा? 0, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं होगी इसकी, तो वेलोसिटी इधर रहेगी, और उसके बाद ये क्या करेगा? ये प्रोजेक्टाइल, क्योंकि T तो 0 हो ही जाएगा, तो अंडर ग्रेविटी रहेगा, तो सिर्फ ये ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा फिर ये, ठीक है, और इस सर्कुलर पाथ को ये छोड़ देगा। ठीक है, लिख लो पहले इसको। हाँ सर। ये दूसरा पॉइंट लिखना था ना, थर्ड पॉइंट है ना। हाँ सर हो गया। नहीं सर 1 मिनट।
सर अगर वो स्ट्रिंग टूट गया तभी मतलब प्रोजेक्टाइल पार्ट पे जाएगा ना, नहीं तो क्या होगा? स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग को बीच में कहीं तोड़ना ही हूँ। स्ट्रिंग तो कनेक्टेड है अभी, जो ब्रेक नहीं कर रहे हैं, स्ट्रिंग ब्रेक नहीं हो रही है। स्ट्रिंग ब्रेक थोड़ी हो रही है, टेंशन जीरो होने का मतलब वो स्लैक हो गई है, ये मतलब हुआ। अच्छा ठीक है, ओके सर। हाँ। लिख लिया? हाँ सर। हाँ, फोर्थ पॉइंट, इफ u इक्वल टू रूट 2gl, तो आप देखोगे कि tb इक्वल टू भी 0 और u भी इक्वल टू भी 0। इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 है ना। ये b पॉइंट है, ये d पॉइंट है, और ये c पॉइंट है, और ये a पॉइंट है यहाँ। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जा रही है इसकी? 0, और टेंशन भी 0। तो ये क्या करेगा? यहाँ से आएगा यहाँ, और ये इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या करेगा? लाइक का पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ भी वेलोसिटी 0 और यहाँ भी टेंशन 0। तो ये लाइक का पेंडुलम ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो पार्टिकल will start oscillating between points B and D। ठीक है, like a simple pendulum। ठीक है, तो लिख रहे हैं। फिर है फिफ्थ पॉइंट, हाँ सर हो गया। अब है कि if u लेस देन √2gl है, if u लेस देन √2gl, then velocity of particle will be 0 somewhere between A and B, but tension force zero. Then velocity particle will be 0 somewhere between A and B, but tension force will not be 0, and particle starts oscillating like a simple pendulum। देखो कैसे, यहाँ कहीं जाके इसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0, और इधर भी ये 0 होगा। तो ये थीटा नॉट है मान लो, तो ये भी थीटा नॉट होगा। तो
तो ये ए पॉइंट है, तो ये ए बी सी और ये डी, तो यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 0, लेकिन यहाँ टेंशन 0 नहीं होगा, एक्सट्रीम पॉइंट होगा ये, ठीक है। और उधर भी वेलोसिटी 0 होगी, लेकिन यहाँ टेंशन 0 नहीं होगा, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और ये लाइक अ पेंडुलम ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, ये पॉइंट हो है जी। यस सर हो गया। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। एक तो ये पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इफेक्टिव ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को लेकर। तो इसमें दो केस देखेंगे हम लोग। एक तो ये कि जब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव कर रहा होगा, तो पहला केस है व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग। तो है ना, तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब हम लोग बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। व्हेन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एक्सेलरेटिंग, है ना, इसका मतलब पार्टिकल is being observed in non-inertial frame of reference। ओके, तब जी इफेक्टिव का कॉन्सेप्ट लेंगे तो वो लिखेंगे हम लोग जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मोड। क्या लेंगे? जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जहां ए वेक्टर क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्लियर? तो जब हम लोग उसी फ्रेम में बैठ के बात करेंगे तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन वाला जो पॉइंट है वो रुक जाएगा ना, आरी बस में स्टॉप कर जाएगा, तो उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे, यानी स्टॉप वाले पॉइंट के रेस्पेक्ट में। तो उस समय जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लेंगे। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, मान लो कि जैसे ये कार्ट है, और इसमें मान लो एक पार्टिकल है जो यहाँ मतलब इसी फ्रेम के अंदर ही है, और ऐसे सर्कल में घूम सकता है वो, है ना, ये पॉइंट फिक्स है। लेकिन यहाँ ट्रॉली, ये जो ट्रॉली है या जो कार है एक्सेलरेट कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट हमने लिया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, ओ पॉइंट, ये भी तो ट्रॉली के साथ मूव कर रहा है, और यहाँ एक बॉब है मान लो, तो इस पे जी इफेक्टिव क्या लगेगा? यानी इसका जी इफेक्टिव हो जाएगा इस केस में जी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड ना, यानी जी वेक्टर मतलब क्या हुआ? माइनस जी जे कैप माइनस ये क्या हो जाएगा? ए आई कैप ना, होगा कि नहीं होगा? तो अल्टीमेटली कितना रहा? अच्छा, इससे भी पता चल रहा है कि किधर की साइड में नेट किधर मिल रहा है। तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे जी इफेक्टिव, तो मिलेगा जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यानी आप विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली जब जाओगे, यानी हम बात कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली या विद रिस्पेक्ट टू कार,
तभी बात करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू कार जब हम लोग जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, किसको रोक दिया हमने? तो इसका मतलब ये यहाँ कहीं रुका रहेगा, ये इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, और इसका ये मतलब लोएस्ट पॉइंट होगा, और ये इसका क्या होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। ये क्या हो जाएगा, इसका हाईएस्ट पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाईएस्ट पॉइंट होगा और ये लोवेस्ट पॉइंट होगा, आ रही बात समझ में। और जी इफेक्टिव इसका जो रहेगा वो इधर की तरफ रहेगा, ये तो ये इधर जी इफेक्टिव रहेगा। आ रही बात समझ में यहाँ तक, हाँ सर। है ना। तो ये लिख लो, ऊपर का तो लिख ही लिया था आपने, इफेक्टिव ग्रेविटी। सर थोड़ा नीचे कीजिए ना। लिख लिया। यस सर। दूसरा है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, रुका हुआ ही है, लेकिन कोई एक्सटर्नल फोर्स है, तब क्या होगा? पॉइंट ऑफ, ये समझ में आया? देखो इसमें पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो था ये वाला पॉइंट, इसमें एक्सेलरेट कर रहा है आगे की तरफ, ले रहे हैं ना, इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज एट रेस्ट but an external constant force is applied on the particle। तो उस केस में G इफेक्टिव हो जाएगा G वेक्टर प्लस F वेक्टर बाई M का मोड। ये हो जाएगा। तो यहाँ F वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है, और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन क्या, रेस्ट पर ही है। F वेक्टर क्या है, एक्सटर्नल फोर्स है। ओके
ये 2 पॉइंट है, इनका ध्यान रखना है, और आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा ये सारे। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे एग्जांपल 32 पहले लेता हूँ मैं, देखो। लिख लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. एग्जांपल 32। A block of mass m is released from the top of a frictionless fixed hemisphere as shown. तो यहाँ से इसको जस्ट हमने पुश करेंगे हम लोग, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी इसकी? 0। इसकी जो रेडियस है वो r दिया हुआ है, पॉइंट O है। Find the angle with the vertical where it breaks off, the velocity at the instant when it breaks off, the height where it breaks off। यानी थीटा मिल गया तो काफी सारी चीजें मिल जाएगी। तो क्या होगा, ये ऐसे मूव करेगा, धीरे 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 यहाँ आएगा, और ये ब्रेक ऑफ क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मल 0 होगा। तो यहाँ नॉर्मल क्या हो जाएगा इस केस में? 0 आ जाएगा। इसको नॉर्मल ऐसे लग रहा है, और डाउनवर्ड इसको क्या लगेगा यहाँ? mg, और वेलोसिटी तो ऐसे ही होगी इसमें, ये तो मालूम ही होना चाहिए। तो अब यहाँ जस्ट नॉर्मल क्या हो जाएगा? 0। उसके करस्पॉन्डिंग ये बात कर रहा, तो ये एंगल मान लेते हैं थीटा है ना। तो ये यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैंने 0 मान ली इस पूरे रेफरेंस लाइन पर। तो आप यहाँ देखो कि इसकी जस्ट इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। तो ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ जाके नॉर्मल 0 हो रहा है। तो क्या करेंगे, पहले तो एनर्जी कंजर्व करवा लेंगे, है ना। तो ये अगर थीटा है तो ये कितनी हाइट पर होगा? ये हो जाएगा r cos थीटा। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए, यानी लॉ को मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एट बी। तो पोटेंशियल एनर्जी यानी mgr प्लस काइनेटिक एनर्जी 0 इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, तो एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन में आप देखो ये एंगल क्या होगा? यहाँ थीटा होगा। तो नॉर्मल है, नॉर्मल तो अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ही है है ना। तो हमें mg को रिजोल्व करेंगे तो mg का एक कंपोनेंट इधर होगा, कितना होगा वो? mg साइन सॉरी mg cos थीटा होगा ना, mg cos थीटा। तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या लिखोगे आप? तो एक तरह से नॉर्मल है ना, मतलब माइनस नॉर्मल होगा, यानी ये लिखोगे टुवर्ड द सेंटर mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r, और n को जस्ट क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। जैसे 0 करेंगे तो हमारे पास आ गया mv स्क्वायर इक्वल टू mgr cos थीटा। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, तो हमारे पास में mgr इक्वल टू mgr cos थीटा प्लस ये मिलेगा mgr cos थीटा बाई 2, यानी ये हमारे पास कितना आ गया? 3/2 mg cos थीटा, यानी cos थीटा। एक मिनट, तो mg से mg कट गया, कुछ गड़बड़ा रहा है क्या?
कुछ तो गड़बड़ हुआ है। cos थीटा में कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? MGR भी तो है ना, तो क्या हो गया, यानी आ गया 2/3। तो थीटा कितना मिल गया अपने को, cos इनवर्स 2/3, ये आंसर है। थीटा मिल गया तो आप देखो वेलोसिटी मिल जाएगी कैसे, cos थीटा की वैल्यू यहाँ रखो, तो हो गया mv² इक्वल टू mgr 2/3, यानी v इक्वल टू आ गया 2/3 gr स्क्वायर रूट, तो वेलोसिटी आ गई। अब वो पूछ रहा हाइट, तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ, तो ये वाली जो r cos थीटा मैंने लिया ये हाइट ही तो है, तो cos थीटा की वैल्यू आपको पता है, तो हाइट क्या हो जाएगी यहाँ r cos थीटा, तो cos थीटा यानी 2r/3। वहां जाके वो क्या कर रहा है, ब्रेक ऑफ हो रहा है, यानी नॉर्मल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ये बात समझ में आई? देखो कुछ नहीं किया, केवल इसमें एनर्जी कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया और एक सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तो लिख लो इसको पहले। सर थोड़ा नीचे कीजिए। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, मैंने जैसे आपको स्ट्रिंग का केस पढ़ाया वैसे ही अब एक लाइट रॉड का केस भी होता है ना, वो भी बताता हूँ मैं आपको पहले। तो स्ट्रिंग रॉप और ये तो पढ़ ही लिया था हमने। अब नेक्स्ट एक और वाटिका सर्कल में, अगर रॉप और स्ट्रिंग की जगह अगर लाइट रॉड है तो क्या होगा, लाइट रॉड मतलब जिसका मास 0 है, यानी जो बॉब है वो स्ट्रिंग से ना कनेक्ट होके एक लाइट रॉड से कनेक्ट है, तो उस केस में आप देखोगे कि हाईएस्ट पॉइंट पर, क्योंकि जो रॉप होगा वो तो स्लैक होगा, रॉप तो स्लैक हो सकता है, जो रॉड होगा वो तो स्लैक होगा नहीं, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी 0 करेंगे, न कि टेंशन 0 करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में मिनिमम velocity required at lowest point when a bob is attached to a light rod. Minimum velocity required at lowest point when a bob is attached to a light rod. ठीक है, तो यहाँ वर्टिकल सर्कल की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी इस केस में क्या होगा, तो ये मान लो हमारे पास में रॉड है, ठीक है, लाइट रॉड है ये,
इसकी लेंथ l मान लेते हैं, तो लोवेस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी u है, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। तो आपको याद होगा कि vc इक्वल टू क्या था हमारे पास में, रूट u स्क्वायर माइनस 4gl, याद आ रहा है। तो यानी इसका मतलब है मिनिमम वेलोसिटी के लिए इसको क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे। तो इस केस में u हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 4gl, यानी u मिनिमम जो है a पॉइंट पर जो चाहिए वो हमारे पास में हो गया रूट 4gl, यानी ये वेलोसिटी होगी लाइट रॉड के केस में। ओके, ऐसा सिमिलर केस और भी है। अच्छा, उसी तरह स्ट्रिंग का भी सिमिलर केसेस भी बताऊंगा मैं आपको। तो सिमिलर केस कौन सा है यहाँ, एक तो ये कि मान लो ये रिंग है और यहाँ ये बीड है मान लो, या स्मॉल रिंग है मान लो, और ये बिगर रिंग है, लेकिन ये वर्टिकल सर्कल में है। तो यहाँ अगर इसकी रेडियस r है, तो अगर अपने को हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचाना है तो यहाँ जो वेलोसिटी होना चाहिए u मिनिमम वो होना चाहिए रूट 4gr। क्या होना चाहिए, रूट 4gr। ए पॉइंट है, ये b है, ये c है और ये d है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जस्ट क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग 0 होना चाहिए। ठीक है ना, ये लिखना। लिख लिया, सर ये वेलोसिटीज याद Yes, sir. हर एक केस पे, क्या कह रहे हैं। मतलब वेलोसिटीज याद करने ना हर एक केस में क्या क्या होता है, हाँ मिनिमम हाँ, ये तो रूट मिनिमम वाला तो याद करना ही है, मिनिमम वाला तो याद करना ही है। रूट 5gl उसमें, रूट 4gl इसमें। हो गया सर। ठीक है, उसका भी सिमिलर केस बताता हूँ मैं। सिमिलर केस ऑफ स्ट्रिंग, रोप, थ्रेड, वायर। ठीक है, तो ये है ना, ये वाला केस जैसे कि ये मान लो कि ये एक ब्लॉक है और ये सिलेंड्रिकल सरफेस हो सकता है, ये स्फेरिकल,
तो यहाँ लोवेस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ये क्या होना चाहिए, रेडियस आर। तो यानी यू मिनिमम जो होगी यहाँ वो रूट 5GR होगी अगर इसको ए पॉइंट से सी पॉइंट पहुंचना है तो। क्यों होगी, क्योंकि जब ये सी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इसका नॉर्मल किधर है, इसका जो नॉर्मल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा ना, और mg भी इधर है। नॉर्मल जस्ट क्या हो जाएगा उस केस में, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल उस केस में क्या हो जा रहा है, जस्ट 0 हो जा रहा है। ठीक है, तो हाईएस्ट पॉइंट पर, और इसी इंस्टेंट पर जब आप ये देखोगे इसकी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दरअसल रूट GR होगी। ठीक है, क्या होगी, रूट GR इस पॉइंट पर, और वेलोसिटी मिनिमम क्या होगी यहाँ लोएस्ट पॉइंट पर, रूट 5GR। तो सर्कल क्या करेगा हमेशा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो लिख लो इसको। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे। हाँ, ठीक है, अभी ओके और भी सर। चीजें इसमें इसमें भी तो सर्कुलर टर्निंग है वो पढ़ना है अभी तो, कि ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का ही बताना है। हो गया सर। हो गया है। ओके, बाय बाय। सर हाँ बोलिए। सर तो आप नेक्स्ट टेस्ट के पहले वर्क पर एनर्जी का एक्सरसाइज तो डिस्कस कर सकते हैं। हेलो सर, आपका आवाज नहीं आ रहा।